नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलय जैन एक बार पुनः आप सबके सामने। जो अभी कोरोना का संक्रमण है बहुत तेज़ी से हमारे देश में पुनः बढ़ रहा है। 2019 में दिसंबर से जो शुरू हुआ था वुहान शहर से, 2020 में कोरोना ने पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दिया था और उसके बाद हमारे देश में फरवरी तक लगभग 8,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे थे। काफ़ी कम हो गया था संक्रमण, ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग शायद कोरोना से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन अचानक ही मार्च में पुनः कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता गया और आज 29 मार्च को ये कोरोना का जो संक्रमण है 56,000, 60,000, 65,000 केसेस प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने कोरोना से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहलू हैं, कोरोना रोग से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए और कोरोना संक्रमण हो जाए तो क्या क्या किया जाए, इससे संबंधित जो ताज़ा जानकारियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आशा है आप मेरे इस वीडियो को न केवल पसंद करेंगे वरन सारे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी कॉमन जो आदमी है उस तक पहुंच सके। दोस्तों, शायद हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आज होली का त्यौहार सारे के सारे लोगों को घरों के अंदर ही मनाना पड़ा, कैद होके। तो इसका प्रमुख कारण कोई हमारे देश में अघोषित कर्फ्यू नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे देश में कर्फ्यू की स्थिति बन गई थी। दूसरा, कोरोना का संक्रमण जिस ढंग से बढ़ रहा है और कोरोना जिस ढंग से फैलता है उसमें ये भी हो सकता है कि हमारी तस्वीर पे माला चढ़ जाए। हमें मन में ये संकल्प कर लेना चाहिए कि हम सब मिलके कोरोना के ऊपर माला लगा के इसको विदा करें हमारे देश से इस साल। तो आइए हम सब कोरोना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानते हैं। हमारे पास 5 सवाल हैं। ये 5 सवाल जो हैं ये पूरे कोरोना का मतलब क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, हो गया तो क्या करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है, बचाव क्या है, इस सारी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। तो ये 5 सवाल, पहला तो ये है कि कोरोना का बचाव क्या है, दूसरा है कि कोरोना के लक्षण क्या है, तीसरा ये है कि कोरोना यदि हो गया तो हमें क्या क्या करना चाहिए, होम क्वारंटीन क्या होता है, कोरोना का डायग्नोसिस कैसे बनता है और यदि अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले सवाल से शुरू करते हैं कि कोरोना क्या होता है। कोरोना जैसे आप सबको मालूम है कि एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग तक पहुंच गई। हमें कोरोना से बचने का 3 ही चीजें हैं। कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोरोना का 3 ही चीजें अभी भी, पहले भी थे, आज भी हैं। मास्क अच्छे से लगाइए। आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। मास्क नाक में और मुंह में कवर होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, टाइट बंद होना चाहिए, एयर टाइट। दूसरा, मास्क नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि आप हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, बार बार साबुन से धोइए या सैनिटाइज करिए। ये 2 ही तरीके हैं जिससे आप कोरोना के वायरस को मार सकते हैं। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। 2 मीटर का डिस्टेंस आमने सामने के बीच बनाए रखिए। 2 मीटर ही क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है इसका जो साइज होता है 400 से 500 नैनोमाइक्रोन होता है। यदि हम 2 मीटर के डिस्टेंस के साथ किसी के साथ खड़े हैं, सपोज उसको कोरोना वायरस का लक्षण है या वायरस के गले में है, तो हमसे पहुंचने के पहले ही रास्ते में गिर जाएगा। इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। ये मान के चलिए कि आपके अलावा जितने लोग हैं सबको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या है, उससे बचना है। यदि वो आपके पास आ रहा है तो आप उससे दूर चले जाइए। मास्क नहीं लगाया है तो चाहे आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, उसको मास्क लगाने बोलिए। और उसके बाद जहां जहां आप जाते हैं आते हैं अपने सरफेसेस जो भी टच होती है उनको धोते रहिए। तो ये तो हो गया कोरोना से बचाव। अब दूसरा आता है कि कोरोना का लक्षण क्या होता है। कोरोना के लक्षण पहले भी वही थे, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, जाड़ा लेके बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, गले में खराश होना, डायरिया होना। आज भी यही लक्षण है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि भाई हमको कोरोना है? तो उसका तरीका यही है कि आप मान के चलिए कि यदि सर्दी, खांसी, बुखार है तो आपको कोरोना हो चुका है। आप एक ही तरीका है, अपना कोरोना टेस्ट करा लीजिए। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि 2 वैक्सीन हमारे देश में लग गए। ज़्यादातर लोगों को लग गए जो 60 साल से ऊपर है या 45 साल से ऊपर, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, उनको कोरोना के 2 टीके लग गए। फिर भी कोरोना क्यों होता है? इसका जवाब मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों तक समझाता हूँ। हमारे देश में 9/11 को बम्बई में हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा। उस समय 4-5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे पूरे देश को हलाकान कर डाला था। बम्बई शहर की लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया था और कितने हजार, मतलब 100 लोगों को करीब मार डाला था। तो ये मान के चलिए कि ये जो आतंकवादी थे उस समय ये कोरोना वायरस था। और जो
हमारे देश की इम्यूनिटी थी वो हमारे देश की मिलिट्री और सुरक्षा एजेंसी थी। उस समय 4 आतंकवादी भारी पड़े थे हमारी देश की सिस्टम पे। तो ये 4 भारी पड़े, उन्होंने बहुत तहस-नहस कर डाला था। ठीक इसी प्रकार यदि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा उसका जो एंटीजेनिसिटी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जैसा कि 9/11 के हमले में हुआ था, और हमारे देश का डिफेंस सिस्टम, ये हमारी इम्यूनिटी है, यदि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी और ये 4 जो वायरस हैं आतंकवादी हैं ये भारी पड़ेंगे तो ये भारी पड़ जाएंगे। दूसरा, यदि आप याद करें तो चीन में अभी हमारा जो ये झील है पेंगोंग झील, वहां पे हमारे सैनिक भारी पड़े थे चीन के सैनिकों पे। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस समय हमारा रोग से लड़ने की क्षमता जो ज्यादा थी और चीन की रोग से लड़ने की क्षमता कम थी, तो हम चीनी सैनिकों को ढकेल पाए। यही होता है जब दो वैक्सीन लग जाती है तो हमारी जो शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज कोरोना का जो एंटीजन होता है उससे लड़ती हैं, और जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम एंटीजन पे भारी पड़ते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। तो 2 वैक्सीन लगने के बाद डेफिनेटली यदि कोरोना हो भी गया, देखिए होगा, ये तो कह नहीं सकते कि नहीं होगा। कोई भी वैक्सीन लगने के बाद 95% से जीरो कन्वर्जन होता है। 3-4-5% लोगों को वो बीमारी हो सकती है जिस बीमारी के लिए हम टीका लगाते हैं। पर यदि वैक्सीन लग गया है तो एंटीबॉडी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि यदि वो बीमारी हो भी गई तो उसकी जो एंटीजेनेसिटी है, तीव्रता है, वो कम होगी। तो कोरोना लगने के बाद जिन लोगों को ये कोरोना हो रहा है उनके शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा रहती है और कोरोना होता भी है तो उनको लक्षण कम मिलते हैं। पर यदि कोरोना नहीं, वो वैक्सीन नहीं लगाए तो इसका फिर असर बहुत ज्यादा होगा और उसमें मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए वैक्सीन सबको लगा ही लेना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि कोरोना को हम डायग्नोसिस कैसे करें। इसके लिए दोस्तों हमारे देश में 2 ही टेस्ट होते हैं। टेस्ट नंबर 1 रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसमें आपको स्वाब लिया जाता है और एक स्लाइड होती है, उसमें 2 लाइन होती है। स्वाब लेके हम उसको टच करते हैं, यदि उसमें 2 लाइन आती है इसका मतलब आप कोरोना से पॉजिटिव हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप 100% कोरोना संक्रमण हो चुका है। लेकिन यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसका रिपोर्ट 30 मिनट में आ जाता है, यदि वो निगेटिव है इसका मतलब ये होता है कि आपको कोरोना हो भी सकता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें कि स्वाब लेके एक वीटीएम मीडिया होता है उसमें ये रख के ये आपके मेडिकल कॉलेज में सीरोलॉजी स्टडी के लिए भेज दिया जाता है, जिसका रिपोर्ट सामान्यतः 48 से 72 घंटे में आता है। और आरटी-पीसीआर में यदि आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका कोरोना है, मतलब आप 100% कोरोना पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? यदि आपको ये है कि कोरोना आप पॉजिटिव हैं तो अब आपको अपना होम क्वारंटाइन चालू कर देना चाहिए। एक कमरा आप घर में अलग चुन लीजिए, उस कमरे में सबका आना जाना बंद, आप कमरे के अंदर बंद हो जाइए और अपना होम आइसोलेशन चालू कर दीजिए 14 दिन तक। जो भी आपको करना है घर के अंदर करिए, बाहर का कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ना आए। आपके खाने के बर्तन सब अलग हों, सामने वाला आपके जो भी खाने पीने का है वो आपको दे दे नीचे से, आप रिसीव कर लें उसको और उसके बाद आप धो के उसको पुनः वापस करें। 14 दिन तक आप किसी के संपर्क में ना आए और उसके बाद घर रूम के अंदर ही आप सारा धोने का सामान, सैनिटाइजर, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, सारी चीजें रखिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करिए और सब चीजों को डिसइंफेक्ट करते जाइए। इस पीरियड में आपको क्या क्या लेना है? इन 14 दिनों में आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वाली 5 दिन तक खाना है, 1-1 सुबह शाम। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वाली 1-1 सुबह शाम 5 दिन तक खाना है। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम वाली 1-1 सुबह शाम, अगर आपको इन्फेक्शन है तो 5 दिन तक खाना है। इसके अलावा आपको विटामिन सी जो होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उसको 500 मिलीग्राम की 1-1 गोली सुबह शाम चूसना है। और इसके अलावा जिंक की टैबलेट 50 मिलीग्राम वाली रोज 1 लेना है। और आखिरी में आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट आपको खाते रहना चाहिए। तो ये आप अपने होम क्वारंटाइन में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी परिस्थिति में 95% से कम नहीं होना चाहिए। पर यह भी याद रखिए कि आपकी जो मशीन है सैचुरेशन नापने की वो सही होना चाहिए। अभी मेरे एक बहुत अच्छे मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनका अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया कि सर मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 85% हो गया है, जबकि उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैंने वही कहा आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन दूसरी लाइए, उससे नाप के देखिए। तो पता चला कि जब नई मशीन आई तो उनका सैचुरेशन 95% के ऊपर था। नहीं तो वो घबरा रहे थे कि मुझे भर्ती तो नहीं होना पड़ेगा। तो एक अच्छी मशीन खरीदिए ऑक्सीजन सैचुरेशन की, नाप के देखिए, काउंटर चेक करिए और उसके बाद अपना टेम्परेचर नापते रहिए। यदि आपको बुखार है तो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की टैबलेट लेते रहिए। और उसके अलावा आप अपना सैनिटाइजर, मास्क का भरपूर उपयोग करते रहिए। और
नमक के पानी के कुल्ले करिए, भाप लीजिए, हल्दी का दूध पीजिए। इन सब चीज़ों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 14 दिन के बाद आप अपना चाहें तो आरटी-पीसीआर टेस्ट यदि चाहें तो करा सकते हैं, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा ये जो है पॉजिटिव है और इसके अलावा भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, आरटी-पीसीआर या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, तो सबसे अच्छा जो हमारे देश में डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो होता है ये आपके फेफड़े की सही जानकारी देता है। यदि आरटी-पीसीआर निगेटिव भी, कई कई लोगों का आरटी-पीसीआर 2-2 3-3 बार निगेटिव भी आता है, उनको कोरोना होता है। सबसे बढ़िया ये है, आप किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना सीटी स्कैन लंग्स का कराइए, एचआरसीटी चेस्ट कराइए। उसकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी देर बाद मिलती है। उस रिपोर्ट में आपका सीटी स्कोर पता लगता है। सामान्यतः जो सीटी स्कोर होता है 25 में से निकालते हैं। यदि 8 तक है इसका मतलब आपको माइल्ड इन्फेक्शन है, 8 से 15-16 है आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है, और सीटी स्कोर यदि आपका 15 से ऊपर है इसका मतलब आपका इन्फेक्शन बहुत सीवियर है, और ऐसी परिस्थिति में आपको भर्ती हो जाना ही ठीक है। अब यदि आपका सीटी स्कोर जो है तो मतलब वो भी एक चीज़ है कि आप कब कराएं। तो सामान्यतः क्या होता है, कोरोना का जो वायरस होता है ये गले में 3 से 5 दिन तक रहता है, 6वें-7वें दिन वो फेफड़े में आता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना जो सीटी स्कैन कराते हैं ये सेकेंड वीक में कराएं, 7वें दिन, 6वें, 7वें, 8वें दिन कराएं, तो हमें सही रीडिंग मिलेगी। तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया सीटी स्कैन, एचआरसीटी, उससे 100% कंफर्म हो जाता है कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका मतलब आपको डेफिनेटली आपको कोरोना इन्फेक्शन पॉजिटिव है, भले ही आपका आरटी-पीसीआर निगेटिव भी हो। अब भर्ती कब होना है, यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, 30 सेकंड तक आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको हांफी आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है, आपकी शुगर अनियंत्रित है, सीढ़ी चढ़ने में आपको हांफी आ रही है, आपको सांस की दिक्कत हो रही है और आपको बेचैनी हो रही है, तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। हॉस्पिटल में एडमिट होने पे वहाँ पे आपको सामान्यतः कोरोना वार्ड में या सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा खराब है, तो आईसीयू में भर्ती करते हैं। वहाँ भी आपकी सारी मॉनिटरिंग होती है, एक्सरे चेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अलावा ईसीजी होता है, शुगर और बीपी नापते हैं, और उसके बाद आपका सीटी स्कैन भी करते हैं। इसके बाद आपकी 14 दिन तक मॉनिटरिंग की जाती है। यदि हालत में गिरावट आती है, कंट्रोल नहीं होती, आपका सैचुरेशन बहुत कम होता है, तो आखिरी जो हम लोग के पास हथियार होता है वो होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे रख के भी देखा जाता है। हो सकता है वेंटिलेटर पे रखने का कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, और जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, एल्डरली पेशेंट है, बीपी शुगर के हैं, कार्डियक पेशेंट है, बीमारियां दूसरी हैं, किसी किसी केस में हमें मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कब एडमिट होना चाहिए। एडमिट होने पे हमें डॉक्टरों के द्वारा हमें मॉनिटरिंग की जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, एंटीवायरल जो है रेमडेसिविर, अगर मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दिया जाता है, आपके ब्लड वेसल्स को रप्चर ना करे, हेमरेजेस ना हो, इसको रोकने के लिए, और फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो मैंने बताया था वो सारा का सारा दिया जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोरोना में है, पहली चीज तो ना हो सबसे अच्छा, दूसरी चीज हो गया तो डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर हो भी क्या तो होम आइसोलेशन में क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, भर्ती कब होना चाहिए, और हमें ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराना चाहिए। पता है कि 2021 भी हमारा जो है कोरोना से लड़ते लड़ते और मतलब निकल जाएगा। तो आप स्वयं भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, और मेरी इस जानकारी को आप अपने सारे जितने भी शुभचिंतक के दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का, इन जानकारियों का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। धन्यवाद।